Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Hamza sir. Okay, so as we were doing percentage, हम लोग ने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे. अब इसके बाद जो इसकी सेकेंड एक्सरसाइज है वो थोड़ी डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट मतलब समझने में, एक बार समझ जाएगा तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा. ठीक है, सो सेकेंड एक्सरसाइज जो है मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हूं. एक है पार्ट 2 और एक है पार्ट 3. अब पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या फर्क है? मैंने पार्ट 2 में वो सम्स लिया हो जो सिमिलर टाइप के हैं, जो इजी है थोड़े समझने में. 3 में मैंने क्या किया हो जो तुम्हें थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2, परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम्स. जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम इज टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. जब वर्ड प्रॉब्लम्स करो तो तुम्हारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए. अभी के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है. पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, कुछ लिखो मत. Clear everyone? So let's start with the second part, that is word problem based on percentage. So my first question. ओके, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं इसके लिए एक टेबल फॉर्मेट बना के देता हूं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म कर देगा. बहुत बार बच्चों का कंप्लेन आता है कि सर हमें पता नहीं चलता है कि किसका स्टेटमेंट फॉर्म करना है. याद है लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, स्टेटमेंट फॉर्म करना है, फिर उसके बाद में हमें उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना होता है ना. तो वो किसका बनाना है वो समझ नहीं आता है. सो मैं एक टेबल फॉर्म बताता हूं, वो अच्छे से सीख जाओ. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम. क्या दिया है? पहला वर्ड प्रॉब्लम दिया है 36% ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर गर्ल्स. तो मुझे ये दिख रहा है कि यहां पे 36% है, यहां गर्ल्स के बारे में बात किया है. इफ द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के बारे में बात किया है, बॉयज का नंबर दिया है और पूछा है टोटल स्ट्रेंथ. करेक्ट? अब एक स्कूल में अभी तक तो नॉर्मली यही चल रहा है, एक स्कूल में दो ही जेंडर ले रहे, या तो बॉयज या तो गर्ल्स. करेक्ट? सो ये जो टोटल स्ट्रेंथ आया है इसके अंदर दो ही लोग आएंगे, या तो बॉय आएगा या तो गर्ल आएगा. इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? तुम लोग इसके लिए एक स्टेटमेंट, जो जो चीज वो लोग ने बोला है हम उसको एक टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं. टोटल स्ट्रेंथ बॉयज और ये गर्ल्स, जितनी चीजें उन्होंने बोले मैंने उसको एक टेबल में डाल दिया. अच्छा, मैं दो कॉलम बना रहा हूं. क्यों दो कॉलम बना रहा हूं? मुझे यहां पे दो चीज दिख रही है, एक परसेंटेज में वैल्यू दिख रहा है और एक नंबर में वैल्यू दिख रहा है. तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा. एक है परसेंटेज और एक है नंबर. क्लियर है? टेबल दिख रहा है सबको? ये ऐसे इतना परफेक्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं. मतलब सिर्फ दो लाइन बनाओ, काम खत्म. नाउ टोटल स्ट्रेंथ मुझे पता ही नहीं है, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, लेट, मैं यहां पे अजम्पशन लिख रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है. लेट द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्ट्रेंथ लिख देना तुम लोग, बी इक्वल टू एक्स. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे स्कूल में मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया. तो नंबर, टोटल स्ट्रेंथ नंबर एक्स. अच्छा, हमेशा याद रखना जो भी चीज टोटल होगी, जो भी चीज टोटल एक साथ कंप्लीट, उसको 100% लेना है. उसको क्या लेना है? 100%. सो टोटल स्ट्रेंथ एक्स है तो परसेंटेज क्या आएगा? 100 है, फिक्स्ड है. अगर टोटल है तो वो 100 ही होगा, क्योंकि बॉय, स्कूल में दो ही तरह के जेंडर है, एक बॉय दूसरा गर्ल. तीसरा जेंडर हम अभी तक काउंट नहीं कर रहे स्कूल में. ठीक है? सो बॉयज और गर्ल्स में ही टोटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है. ये सब में दिख रहा है बॉयज और गर्ल्स है बराबर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 लेंगे. अब उसके बाद 36% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. सो गर्ल्स के सामने परसेंटेज में कितना दिया है? 36. इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 1440. अब बॉयज का परसेंटेज नहीं दिया है लेकिन बॉयज का नंबर दिया है, तो बॉयज के रो में जाके नंबर के इसमें 1440. डन? सब मिसिंग लग रहा है अभी. अब क्या करेंगे, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास. हाँ, लेकिन परसेंटेज अगर तुम देखो 100% टोटल है, जिसमें से गर्ल्स 36% है, तो बॉयज कौन सा परसेंटेज, सॉरी, बट यहां पे परसेंटेज में अगर तुम देखो टोटल 100% है, गर्ल्स 36% है, तो बॉयज कितना परसेंट आएगा? अज्यूमिंग के स्कूल में सिर्फ दो ही जेंडर है, बॉयज एंड गर्ल्स, तीसरा जेंडर हम नहीं काउंट कर रहे. एज ऑफ नाउ स्कूल में सिर्फ दो ही जेंडर है, बॉयज एंड गर्ल्स. तो अगर गर्ल्स 36% है तो बॉयज कितना होगा? बॉयज होगा
100 माइनस 36, जो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, दैट इज 64। डन। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है बच्चों को कि हम स्टेटमेंट किसका लिखे, बॉयज का लिखे, गर्ल्स का लिखे या टोटल स्टूडेंट का लिखे। अब ये टेबल तुम्हारा हल निकालेगा कैसे, जिसका मेरे पास परसेंटेज और नंबर दोनों है उसका स्टेटमेंट बनेगा, जिसका मेरे पास परसेंटेज और नंबर वैल्यू दोनों है उसका स्टेटमेंट बनेगा। तो मेरे पास बॉयज का दोनों वैल्यू है, परसेंटेज भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, इसका हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। मतलब ये क्लियर हो गया कि मुझे स्टेटमेंट किसका बनाना है, बॉयज का बनाना है। अब वो स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो बताता हूं मैं तुम लोग को। स्टेटमेंट कैसे आएगा, तो हमेशा परसेंटेज 64 हमेशा शुरू होगा परसेंटेज से, 64% ऑफ। अच्छा, ये जो परसेंटेज है ये किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा टोटल पे कैलकुलेट होगा। सो 64% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ओके, देखो सब लोग अब क्या करेंगे हम लोग, हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें बॉयज का स्टेटमेंट बनाना है। सो हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हमेशा स्टेटमेंट परसेंटेज से चालू होगा। सो 64% ऑफ, ये परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा टोटल पे कैलकुलेट होगा। किस पे कैलकुलेट होगा, टोटल पे। सो 64% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज हाउ मच, 64% कितना हो गया, 1440, क्योंकि वही आ रहा है ना उसके सामने। सो इज 1440। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म, टेबल बन गया, स्टेटमेंट बन गया, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देयरफॉर 64 अपॉन 100 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, टोटल स्टूडेंट्स की जगह पे क्या लोगे, एक स्टेटमेंट में एक ही बार परसेंटेज आएगा, तो परसेंटेज तो नहीं लेंगे हम लोग, तो उसका वैल्यू लेंगे, क्योंकि वैल्यू में से ही हम परसेंटेज काउंट कर रहे हैं। सो टोटल स्टूडेंट्स की जगह पे आ जाएगा x, इसके जगह पे आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये 1440। क्लियर। नेक्स्ट, अब x का वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर x वैसे ही रहेगा, वो तरफ क्या है 1440, कौन शिफ्ट होगा, 64 और 100 यहां पर है, ये जब वो तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटू 100 अपॉन 64। अब इसका कैंसिलेशन करोगे तो मैं आंसर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन। वो पार्ट तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें पता है फाइनल कैलकुलेशन हमेशा स्टूडेंट्स करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में था, मस्ट है कि तुम्हारा आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। कैसे लिखोगे, देयरफॉर द टोटल स्ट्रेंथ, वो लोग ने जो लैंग्वेज यूज किया है वही, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, कुछ उसमें वर्डिंग चेंज नहीं करना है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज, जो भी तुम्हारा आंसर आया वो तुम लिखोगे। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, समझा सबको, पहला टेबल, उसके बाद स्टेटमेंट, फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड फिर सॉल्व। नेक्स्ट, गीता सेव। अच्छा, अब मेजर पार्ट आता है कि टेबल कैसे बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को रीड करके उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो तो तुम्हें समझ जाएगा कि कैसे बनाना है। जैसे यहां पे देखो, गीता सेव्स 18% ऑफ हर मंथली सैलरी, तो मुझे यहां पे दिख रहा है सेव्स 18% मंथली सैलरी, शी स्पेंड्स, खर्चा कर रही है इतना, व्हाट इज हर मंथली सैलरी। व्हाट इज हर मंथली सैलरी पूछा तो पहली चीज तो खत्म हो गई कि हमें टोटल क्या लेना है, मंथली सैलरी को लेना है। सो व्हाट इज हर मंथली सैलरी में लेट हर मंथली सैलरी बी, लेट हर मंथली सैलरी, काम करता हूं मैं, स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं यहां पे लिख देता हूं, लेट हर मंथली सैलरी, लेट हर मंथली सैलरी बी ₹X। अब टेबल फॉर्म करना है। अब देखो क्या क्या कीवर्ड दिख रहा है, एक तो सेविंग दिख रहा है, एक तो सैलरी दिख रहा है और एक एक्सपेंडिचर, स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों का क्या रिलेशन होता है, ये तीनों में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, खर्चा, सेविंग
खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड सैलरी। ये तीनों में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? सैलरी। सैलरी के अंदर से हम एक्सपेंड भी करते हैं, सॉरी, सैलरी के अंदर से हम स्पेंड भी करेंगे और सैलरी से ही हम सेविंग करेंगे। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ी चीज कौन सी हो गई? सैलरी। क्लियर? जैसे अभी स्टूडेंट्स का किए थे, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ी चीज क्या हो गई? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसको x लेंगे और उसको 100% लेंगे। सिमिलरली यहां पे भी टेबल बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा? सैलरी, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आएगा? स्पेंड। स्पेंड को हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर, और लास्ट लिखेंगे सेविंग, क्योंकि ये तीन चीज ये क्वेश्चन में मुझे दिख रही थी। फिर मैंने इसका कॉलम बना दिया, ऐसे 2 कॉलम बनाने, है ना। परसेंटेज का कॉलम पे क्या आएगा? यहां पे आएगा परसेंटेज, यहां पे आएगा नंबर वैल्यू, बराबर। अब सैलरी को मैंने क्या लिया हो? एक्स, तो यहां पे, अच्छा नंबर नहीं, यहां पे रुपीज लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। सो सैलरी का कितना रुपया है? एक्स। सैलरी हमेशा टोटल है तो उसको क्या ले लेंगे? 100%। अब इसके अंदर से सेविंग की बारी। गीता सेव्स 18%, मतलब ये जो 18% है ये उसका क्या है? ये उसका सेविंग है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सेविंग के परसेंटेज में जाके लिखेंगे 18। इफ शी स्पेंड्स 10250, ये एक्चुअली रुपीज है, यहां पे रुपीज का साइन नहीं है, रुपीज 10250, तो रुपीज है, वैल्यू है, जाके रुपीज के कॉलम में एक्सपेंडिचर के सामने 10250। डन। जो चीज क्वेश्चन में थी मैंने वो टेबल में डाल दिया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जो चीज मिसिंग है उसको फाइंड करने की कोशिश करो। सेविंग का रुपीज निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू भी नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं आएगी। परसेंटेज में 100% सैलरी है, जिसमें से 18% सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? क्योंकि सैलरी में 2 ही चीज होगी, या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो सेविंग होगा। जैसे टोटल स्ट्रेंथ में या तो बॉयज हो गए या तो गर्ल्स हो गए, बराबर। तो वैसे ही सैलरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीनों में सैलरी के अंदर 2 ही चीज आएगी, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। सो अगर ये 100% है, सेविंग 18% है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100 माइनस 18, कितना आ गया? 82। क्लियर विद दिस? अब टेबल का काम खत्म। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में? कि स्टेटमेंट किसका बनाओगे? किसका बनाओगे? अभी लास्ट सम में मैंने बोला था, जिस चीज का मेरे पास परसेंटेज है और वैल्यू भी है, मैं उसका स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसका मेरे पास परसेंटेज भी है और वैल्यू भी है? तो सेविंग का देखो परसेंटेज है लेकिन वैल्यू नहीं है। सैलरी तो ऑलरेडी एक्स है, तो इसका भी पॉसिबल नहीं है। एक्सपेंडिचर परसेंटेज भी है, वैल्यू भी है, तो हम स्टेटमेंट किसका बनाएंगे? एक्सपेंडिचर का बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? स्टार्ट कहां से होगा? हमेशा परसेंटेज से। सो देयरफॉर 82% ऑफ हमेशा टोटल चीज क्या है यहां पे? सैलरी। 82% ऑफ, वो लोग ने वर्ड क्या यूज किए? मंथली सैलरी, तो तुम यहां मंथली सैलरी लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सैलरी। 82% ऑफ सैलरी इज, कितना बोला है? 82% कितना है? जो सामने वैल्यू लिखा है उतना है। कितना है? ₹10250। डन। आ गया स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगा? 82 अपॉन, स्टेटमेंट आ गया। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगा? देयरफॉर 82 अपॉन 100 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, सैलरी का न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, परसेंटेज हमने ऑलरेडी ले चुके हो, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है क्योंकि हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ टोटल कितना है? एक्स, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 10250। मैंने यूनिट नहीं लिखा क्योंकि मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। Therefore, अब मुझे वैल्यू x का निकालना है, तो x को मैं यहां पर रखूंगा और 82/100 को शिफ्ट करूंगा। अब 82/100 यहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वहां जब जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा। वहां पे पहले से क्या था? 10250 इंटू 82 नीचे चला गया, 100 ऊपर चला गया।
अब इसके बाद क्या करना है आप लोग को, खुद से इसका सॉल्व करो और आंसर निकालो। क्लियर विद दिस? एंड वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर हमेशा कैसे आएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। क्लियर विद दिस? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो नेक्स्ट। एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40%, मतलब उसको लाना है 40% टू पास। अगर 40% नहीं लाया तो फेल, 40% आया तो पास। राहुल गेट्स 175 मार्क्स, इसको मिला है ये 178 मार्क्स उसको मिल गया, फिर भी बेचारा फेल हो गया। एंड फेल्स बाय 32 मार्क्स। व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स? अब ये वाले सब में टेबल वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा। टेबल वाला फॉर्मेट कब चलेगा, जब हमें तीन चीज के बारे में पता है, एक टोटल और दो उसके अंदर कोई उसके सब पार्ट्स रहेंगे, जैसे टोटल बॉयज गर्ल्स, सैलरी, एक्सपेंडिचर, सेविंग, है ना, वैसा कुछ रहेगा तो टेबल चलेगा। ऐसे वाले सब में कुछ और मेथड दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करें? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से ब्रेक डाउन करते और उसको समझते। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ये क्लियर है कि भाई उसको 40% लाना है। अब राहुल को कितना मिला, 178 मिला, और फिर भी वो फेल हो गया। इसका मतलब उसको 40% मार्क्स नहीं मिला, उसको 178 मिला और वो 32 मार्क्स से फेल हो गया। तो अगर उसको और मार्क्स चाहिए, अगर उसको 40% लाना है तो उसे कितना मार्क्स चाहिए, है कि नहीं? उसे कितना मार्क्स आएगा तो पास होगा। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। जो चीज उसने ढूंढने बोला है उसको हम ले लेंगे लेट द टोटल मार्क्स। तुम मैक्सिमम मार्क्स लिख लेना, उसके लिए मैं टोटल वर्ड यूज करो ताकि तुम्हें समझने में आसान हो जाए। लेट द टोटल मार्क्स या टोटल मार्क्स ऑब्टेनेबल, लेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेनेबल बी एक्स। लेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेनेबल बी एक्स। अच्छा, अब पहले ये देखते हैं कि राहुल को कितना मार्क्स मिलता तो वो पास होता। तो मैं उसके लिए लिखता हूं पासिंग मार्क्स। परसेंटेज तो है मेरे पास, बराबर। मैंने क्या बोला था, कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए मेरे पास परसेंटेज भी होना चाहिए, मेरे पास उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए। तो मेरे पास पासिंग का परसेंटेज है, मेरे पास क्या नहीं है, पासिंग का मार्क्स नहीं है। तो पासिंग मार्क्स कैसे मिलेगा? राहुल को कितना मार्क्स मिला था, 178, और पास होने के लिए और कितना चाहिए उसको, ही फेल्स बाय 32, मतलब उसको कितना मार्क्स कम मिला, 32 कम मिला। अगर उसको 32 मिलता तो बेचारा पास हो जाता। तो 178 प्लस 32 कितना हो गया, 210। अब मेरे पास पासिंग मार्क्स है और मेरे पास पासिंग परसेंटेज भी है। कितना है पासिंग परसेंटेज, 40%। पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, दोनों चीज आ गई। एक परसेंटेज में है, एक वैल्यू में है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्टेटमेंट बनाना है। कैसे आएगा स्टेटमेंट? स्टार्टिंग विथ परसेंटेज, दैट इज देयरफॉर 40% ऑफ, हमेशा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज कितना है, 40% पासिंग था, पासिंग कितना है 210। therefore 40 अपॉन 100 ऑफ के जगह पे आ गया मल्टीप्लाई, टोटल मार्क्स के जगह पे आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 210। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो therefore x इज इक्वल टू, वहां पे पहले से कौन था 210, नए मेहमान कौन आए 40 अपॉन 100 था, ये जब वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल 100 अपॉन 40। अब इसका कैंसलेशन करो और तुम आंसर निकालो, दैट विल बी योर मार्क्स। और आंसर हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 8% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, वापस स्कूल में आ गए हम लोग, 8% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल रिमेन्ड एब्सेंट। 8% remained absent if 1633 attended the school, मतलब ये लोग प्रेजेंट थे। attended the school मतलब प्रेजेंट थे। how many remained absent, मुझे एब्सेंट का परसेंटेज दिया है और मुझे एब्सेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, बराबर।
तो मुझे ये दोनों चीज अगर तुम देखो, प्रेजेंट और एब्सेंट, अब एक स्कूल में बच्चा या तो प्रेजेंट रहेगा या तो एब्सेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल इन योर क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स, तो 40 में से अगर 10 बच्चे एब्सेंट है तो कितने प्रेजेंट है? 30 है। तो ये तीनों चीज का एक लिंक बन रहा है। जब ये तीनों चीज का लिंक बनेगा, एक टोटल पार्ट और दो उसके सब पार्ट बन रहे हैं ना, टोटल स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, एब्सेंट स्टूडेंट्स। सो टोटल का लिंक बन रहा है सब पार्ट्स का, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो ये वाले सब में हम क्या करेंगे? टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में सबसे पहले क्या करोगे? टोटल स्टूडेंट्स हमें पता नहीं है, सो लेट द टोटल नंबर। यहां पे पूछा एब्सेंट स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन हम लोग हमेशा जो चीज टोटल है, जो टोटल हमें पता नहीं है, उसका वैल्यू निकाल के फिर एब्सेंट फाइंड करेंगे। सो लेट द टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, लेट द टोटल स्टूडेंट्स बी x। हो गया। अभी हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स, फिर आएगा प्रेजेंट और फिर आएगा एब्सेंट। सी यू कैन राइट दिस ऑल इन फुल फॉर्म। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरा मेन मोटिव सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करना है। ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो व्हेन यू ऑल आर राइटिंग, यू विल राइट इट इन अ प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, बताओ। सो टोटल, हमेशा टोटल को क्या लेना है? 100%। ये परसेंटेज है और ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। सो इसको मैं नंबर लिख देता हूं। सो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इज x। अब वापस क्वेश्चन पे जाते। 8% रिमेन्स एब्सेंट, सो एब्सेंट के सामने जाएंगे 8%। 1633 अटेंडेड द स्कूल, सो 1633 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, अटेंडेड का मतलब हो गया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के सामने जाके उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1633। डन। अब फाइंड करने की कोशिश करते जो मिसिंग है, x 1633, ये मिसिंग निकालने का चांस ही नहीं है। तो बचा क्या? ये 100, परसेंटेज को हटा देता हूं, 100 है, यहां पे 8% है, तो प्रेजेंट कितने हो गए? 100 टोटल है, जिसमें से 8% एब्सेंट है, तो कितने बचे? 92%। टेबल का काम खत्म। अब अपना मेन काम क्या था? अपना मेन काम स्टेटमेंट फॉर्म करना। स्टेटमेंट किसका फॉर्म होगा? टोटल का तो नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू नहीं है, एब्सेंट का नहीं होगा क्योंकि नंबर वैल्यू नहीं है, तो बचा क्या? प्रेजेंट। तो स्टेटमेंट किसका बनेगा? प्रेजेंट का बनेगा। अब क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट शुरू कहां से होगा? परसेंटेज से। सो देयरफॉर 92% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1633। देयरफॉर 92 अपॉन 100 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, टोटल के जगह पे x, इसके जगह पे इज इक्वल टू 1633। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? x को एक जगह रखूंगा, वहां पे पहले से कौन है? 1633। नए लोग कौन आ गए? 92 अपॉन 100, शिफ्ट हो जाएगा वहां पे, क्या बन जाएगा? 100 अपॉन 92। सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, कितना आता है मुझे बताओ। ओके, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1775। ये वाला क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे आगे एक्सप्लेन करना है। ये मुझे क्या मिल गया? टोटल स्टूडेंट्स मिल गया, बट क्वेश्चन में मुझे टोटल स्टूडेंट्स नहीं पूछा है। मुझे क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेन्ड एब्सेंट। अब ये कैसे निकालेंगे? मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है, मेरे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स है, तो मैं एब्सेंट कैसे निकालूंगा? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who remained absent is equal to टोटल कितना है? यहां पे लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू टोटल माइनस प्रेजेंट स्टूडेंट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम पूरा अच्छे से लिखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा लिखना, विच इज इक्वल टू 1775 माइनस 1633। अब ये काम तुम्हारे ऊपर है, माइनस करो और आंसर लिखो। क्लियर विद दिस? अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 14% इट बिकम्स। अरे ये तो वो इंक्रीज वाला हम लोग ने अब भी किए थे, इंक्रीज वाला लास्ट वीडियो में, इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला। सो आई वांट यू ऑल टू डू दिस ऑन योर ओन। ये परसेंटेज है हमारे पास,
बिकम्स मतलब ये हो गया तुम्हारा इंक्रीज वैल्यू, लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस को हम क्या ले लेंगे, एक्स, फॉर्मूले में डालो तुम्हें आंसर आ जाएगा। तो ये तुम लोग खुद से करोगे, सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, दो लोग इलेक्शन में खड़े थे। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 58% वोट्स, एक को कितना मिला, 58% वोट मिला, एंड वन द इलेक्शन बाय द मार्जिन ऑफ 2560 वोट्स। हाउ मेनी वोट्स वे पोल्ड इन ऑल? ये तो लास्ट वाले से तो समझ आ गया, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बी एक्स, ये तो पहला स्टेटमेंट है, उसमें कोई नहीं, लिख देते उसको, लेट वोट्स पोल्ड, है ना, लेट वोट्स पोल्ड या टोटल वोट्स पोल्ड बी एक्स। अब मेन चीज, 58% वोट्स किसको मिला, जो इलेक्शन जीता है। तो हारने वाले को कितना मिला, वापस तीन चीज का आ गया यहां पे, कौन सी तीन चीज, लेकिन यहां मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, बिना टेबल के एक्सप्लेन कर रहा हूं। विनर को मिल रहा है 58%, तो लूजर को कितना मिलेगा, हमेशा टोटल, दो ही जन इलेक्शन लड़ रहे, लिखा है टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन इलेक्शन, तो तीसरा कोई है ही नहीं। तो अगर 100%, टोटल को हम क्या लेंगे 100%, 100 में से अगर एक को 58 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, ओके, परसेंटेज ऑफ वोट्स फॉर द कैंडिडेट who lost the election, जो इलेक्शन नहीं जीता, जो जीता उसको कितना मिला, जो जीता उसको कितना मिला 58%, तो जो हारा उसको कितना मिला 100 टोटल था, उसमें से जीतने वाले को 58% है, तो हारने वाले को कितना मिला, दैट इज 42%। क्लियर है, 42% मिल गया, इसको 58% मिल गया, करेक्ट। अब मेन चीज ये क्या होता है, मार्जिन ऑफ वोट्स, मार्जिन ऑफ वोट्स, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, ऐसे सब जब वर्ड्स आएंगे तो तुम लोग को याद रखना है, दिस इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द लूजर। फॉर एग्जाम्पल, एक तुम हो और एक तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारे फ्रेंड को मार्क्स मिला है 70 और तुम्हें मिला है 50, सो योर फ्रेंड इज अ विनर। अगर उसे ज्यादा मार्क्स मिला है, योर फ्रेंड इज अ विनर बाय अ मार्जिन ऑफ 20 मार्क्स। कैसे 20 मार्क्स, 70 माइनस 50, सो विनर के मार्क्स माइनस लूजर के मार्क्स, जो बचा वो उसका मार्जिन हो गया। सो यहां पे ये जो 2560 है, ये क्या है, 2560 इज द डिफरेंस ऑफ द वोट्स ऑफ द विनर बाय द लूजर। लिखेंगे कैसे इसको, मार्जिन ऑफ वोट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, मार्जिन ऑफ वोट्स पूरा लिखना है तुम्हें, मैं सिर्फ मार्जिन लिख रहा हूं। मार्जिन ऑफ वोट्स इज इक्वल टू वोट्स ऑफ द विनर माइनस वोट्स ऑफ द लूजर, ये फॉर्मूला है, समझ आया। मार्जिन ऑफ वोट्स या मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, वन बाय अ मेजॉरिटी, है ना, एक्सीडेड, ऐसे सब वर्ड आया, मतलब वो लोग उसका डिफरेंस बता रहे, विनर माइनस लूजर, वोट्स ऑफ विनर माइनस वोट्स ऑफ लूजर। पहले वोट्स ऑफ विनर निकालना पड़ेगा अभी। अब जितना भी परसेंट है, ये परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा, ये टोटल वोट्स पे कैलकुलेट होगा। तो विनर को कितना वोट्स मिला, वोट्स ऑफ विनर कितना मिला, इसे कितना परसेंट है उसका 58%, परसेंट मतलब अपॉन 100, ये किस पे कैलकुलेट होने वाला है, टोटल वोट्स पे। टोटल वोट्स कितना है, x है, सो इनटू x, दैट इज 58x अपॉन 100। इसको कैंसिल मत करो, इसको ऐसे ही रखो, क्यों वो मैं आगे बताता हूं। विनर का वोट मिल गया, अब ये तो मिल गया, अब क्या निकालना है, लूजर का वोट। अब लूजर का वोट कैसे आएगा, वोट्स ऑफ लूजर इज इक्वल टू, कितना परसेंट था उसका, यहां पे हमने निकाले थे 42%, सो 42 अपॉन 100 इनटू, अब ये भी किस पे कैलकुलेट होगा, टोटल पे कैलकुलेट होगा, तो टोटल क्या है, x है, सो विच इज इक्वल टू 42x अपॉन 100। मिल गया, विनर का वोट भी मिल गया, लूजर का वोट भी मिल गया। ये क्यों निकाले हम लोग, ताकि हम लोग ये फॉर्मूले में डाल सके, करेक्ट। तो मार्जिन, अब मार्जिन कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, मार्जिन कितना है 2560, तो मार्जिन ऑफ वोट्स के जगह पे क्या आ जाएगा 2560।
विच इज इक्वल टू वोट्स ऑफ विनर कितना है 58x अपॉन 100 माइनस लूजर वोट कितना है 42x अपॉन 100। मैंने इसलिए ये कैंसिल करने मना किया था, अगर मैं वहां पे कैंसिल कर देता तो यहां पे मुझे फिर एलसीएम निकालना पड़ता। अगर 50-50 भी आ जाता तो 50 से मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी होती, ये ज्यादा आसान है मेरे लिए, करेक्ट। सो इसलिए मैंने कैंसिल करने मना किया। देयरफॉर 2560 इज इक्वल टू, अब बेस सेम है तो एलसीएम तो लेना नहीं है, डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को माइनस करो, डायरेक्ट न्यूमरेटर को माइनस करो। सो 58x माइनस 42x कितना होगा 8816x अपॉन 100। अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है x का निकालना है, तो वहां पे एक्स्ट्रा चीजें क्या है 16 और 100, दोनों को क्या करोगे शिफ्ट करोगे। तो यहां पे पहले से कौन है 2560 इंटू 100 अपॉन 16 इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करो, ये तो बहुत आसान है, x का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज योर आंसर। ये तो बहुत आसान है, तुम्हें आना चाहिए। यू शुड नो योर बेसिक्स। बेसिक्स में क्या आएगा तुम्हारा अप टू 30 तुम्हें टेबल्स आने चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए 30 तक, और क्यूब्स आने चाहिए 20 तक एटलीस्ट। ये तीन चीज अगर कर लोगे तो कैलकुलेशन में बहुत फायदा होगा। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड। क्वेश्चन आ गया, अ मैन गेव 35% of his money to his elder son, 35% to his elder son, and 40% of the remainder, very very important, 40% of the remainder to the younger son. Now he is left with 11700, ये रुपीस में होगा, रुपीस का साइन वहां पे नहीं है। हाउ मच मनी हैड ही, ठीक है। सो एक आदमी ने पैसे दे दिया है, एक एल्डर सन को कुछ दिया है, यंगर सन को कुछ दिया है, लेकिन उसके पास कितना पैसा था वो हमें पता ही नहीं है, हमें वो जानना है, करेक्ट। तो हम लोग भी क्या करेंगे, जो वैल्यू वो लोग ने दिया है हम भी वही वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसने क्या दिया है, दोनों को देने के बाद कितना पैसा बचा 11,700, तो हम भी ये फाइंड करेंगे कि दोनों को देने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर एवरीवन। सो इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे आएगा, सबसे पहले हाउ मच मनी हैड ही, सो लेट द टोटल मनी इन द बिगिनिंग, लेट द टोटल मनी इन द बिगिनिंग बी रुपीज एक्स। देखो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये तुम्हारे हिसाब से एकदम अच्छे से ग्रामेटिकली उसको डिजाइन करके लिखो, क्योंकि मैं जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट लिखता हूं, तुम लोग उसको अच्छे से लिखो। क्लियर। सो लेट द टोटल मनी विद द मैन बी एट द बिगिनिंग बी रुपीज एक्स। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसने सबसे पहले किसको पैसे दिया, बड़े बेटे को, एल्डर सन को। कितना दिया 35%। अच्छा 35% किस चीज का, जितना पैसा था उसका 35%। तो उसके पास कितना पैसा था पहले, एक्स था। तो सबसे पहले एल्डर सन रिसीव्ड हाउ मच मनी, कितना परसेंट है 35%, मतलब अपॉन 100 किस चीज का, ऑफ टोटल। तो ये कितना हो जाएगा ₹35x अपॉन 100। ये हो गया एल्डरसन का। अब एल्डरसन के बाद वो किसको दे रहा है 40%। अब यहां पे कॉमन मिस्टेक दो बच्चे करते हैं, जैसे एल्डरसन का निकाले 35 अपॉन 100 इंटू एक्स करके, वैसे ही वो लोग यंगर सन का भी निकाल लेते 40 अपॉन 100 इंटू एक्स करके, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, यहां पे मैंने एक चीज लिखा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने किसको लिखा हो, मैंने रिमाइंडर को लिखा हो। उसने क्या बोला है 40% ऑफ द रिमाइंडर टू द यंगर सन। तो अभी उसने एल्डर सन को पैसा दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा है उसका 40% यंगर सन को देना है। तो पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, मैं यहां पे रिमाइंडर लिख रहा हूं, तुम लोग अच्छे से स्टेटमेंट फ्रेम कर लेना। रिमाइंडर कैसे आएगा, रिमाइंडर पहले कितना पैसा था उसके पास, एक्स था। अब उसने कितना दे दिया एल्डर सन को 35x अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब यहां पे क्या है 1, प्लस माइनस करना है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे, टेकिंग एलसीएम।
तो यहां 100 है तो यहां भी 100 चाहिए। अगर मैंने यहां 100 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 100x माइनस 35x विच इज ₹65x अपॉन 100। कैंसिलेशन मत करो, ऐसे ही रखो, आगे तक तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर? अब इतना पैसा वो आदमी के पास है, मैन इज हैविंग ₹65x अपॉन 100। अब इसमें से वो किसको पैसा दे रहा है? यंगर सन को पैसा दे रहा है। तो अब जो यंगर सन को पैसा दे रहा है तो उसको कितना पैसा मिला? यंगर सन रिसीव्ड, कितना पैसा मिला उसे मिला 40%, मतलब 40 अपॉन 100 ऑफ 40% ऑफ मतलब इनटू ऑफ द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना था? 65x अपॉन 40% ऑफ द रिमाइंडर दैट इज 65x अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करो। देखो ये सब सिंगल सिंगल फ्रैक्शन में है, कोशिश करो इसको भी सिंगल फ्रैक्शन में लाने। ये गया करेक्ट। 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 13 जा, तो मुझे क्या मिलेगा? ₹26x अपॉन 100। तो इतना पैसा किसको चला गया? इतना पैसा चला गया यंगर सन को। अब इसके बाद वो लोग ने ये जो पैसा दिया है 1170, ये यंगर सन के बाद का पैसा है। द मैन इज लेफ्ट विथ 1170। सो ये लास्ट का पैसा है, यंगर सन को देने के बाद का रिमाइंडर है। तो मुझे वापस से क्या निकालना पड़ेगा? फिर से मुझे निकालना पड़ेगा रिमाइंडर। अब तुम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे? रिमाइंडर आफ्टर गिविंग द मनी टू एल्डर सन, रिमाइंडर ऑफ मनी आफ्टर गिविंग इट टू द यंगर सन। जैसा तुम्हें चाहे तुम वो स्टेटमेंट तुम बना लेना, विच इज इक्वल टू। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? पहले कितना पैसा था उसके पास? एक्स टोटल था, उसमें से एल्डर को दे दिया, ये उसके पास बचा हुआ था। तो ये पैसे से 65x अपॉन 100, इसमें से उसने किसको दिया? यंगर सन को दिया। कितना दिया? -26x अपॉन 100। समझ आया? ओके। अब यहां पे कैंसलेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां मल्टीप्लाई नहीं है। कैंसलेशन सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा, कैंसलेशन प्लस और माइनस में नहीं होगा। ये याद रखना, ये सिली मिस्टेक्स के वजह से ही तुम्हारे मार्क्स जाते हैं। तो यहां पे हमें प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस का रूल क्या है? फ्रैक्शन का प्लस माइनस का रूल है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहां पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट माइनस करेंगे। माइनस करके मुझे आंसर मिल जाएगा, यहां पर ही लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू 39x अपॉन 100, ₹39x अपॉन 100। अब ये मेरे हिसाब से मैन के पास बचा हुआ है। मेरे हिसाब से दोनों बेटे को पैसे देने के बाद उसके पास बचा है 39x अपॉन 100। बट क्वेश्चन में वो लोग कितना बता रहे? वो लोग बोल रहे उसके पास इतना पैसा बचा है। तो ये दोनों चीज तो सेम है। जब दोनों चीज सेम है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। देयरफॉर 11700 इक्वल्स टू 39x अपॉन 100। समझा मैंने क्यों इक्वेट किया? क्योंकि मेरे हिसाब से उसके पास पैसा कितना बचा है? 39x अपॉन 100। क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास कितना बचा है? 11,700। दोनों सेम चीज है तो हम लोग दोनों सेम चीज को इक्वेट करेंगे। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x को एक तरफ रखेंगे। यहां पे पहले से कौन था? 11700 इंटू कौन आया? 39 अपॉन 100। ये तरफ आएगा 100 अपॉन 39। देयरफॉर जो भी तुम्हें x का वैल्यू मिला कैंसलेशन करके वो तुम्हारा आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट, सम। ये सिमिलर टाइप का सम है। 5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वर किल्ड इन एन अर्थक्वेक। 5% किल्ड इन एन अर्थक्वेक। 8% ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट द टाउन। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन नाउ is this much, what is the population at the beginning? So let the population at the beginning be x ले लेंगे। पहले 5% निकालोगे,
फिर रिमाइंडर निकालोगे, फिर रिमाइंडर का 8% निकालोगे, फिर रिमाइंडर निकालोगे विच विल बी इक्वल टू 43700। एक्स के टर्म्स में निकालना, फिर 43700 से इक्वेट करना, तुम्हें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम खुद से करोगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कार डेप्रीशिएट्स एनुअली बाय 10%। ये मैं बताता हूं डेप्रीशिएट्स का मीनिंग। बाय 10% इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज दिस मच, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? आज अगर मैं एक फोन लेता हूं, फॉर एग्जांपल आज तुमने एक फोन लिया है जिसका वैल्यू है 50,000। ठीक है, अब 50,000 मैंने आज लिया हूं, मैं 1 महीने बाद अगर वो फोन बेचने जाऊंगा तो क्या मुझे 50,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे उससे कम मिलेगा। लेट्स से मुझे 40,000 मिलेगा। करेक्ट, हालांकि फोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कंडीशन में वर्किंग है, एक स्क्रैच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी सामने वाला क्या बोलेगा? सर सेकेंड हैंड है, अब इसका वैल्यू कम हो गया, सो मुझे मिलेगा 40,000। 1 महीने बाद 40,000। अच्छा, फिर मैं 6 महीने बाद जाता हूं, तो 6 महीने बाद जाके बोलूंगा भाई तूने बोला था 40,000, अभी ले ले 40,000। तो वो क्या बोलेगा? नहीं सर, अब 6 महीना हो गया है, अब 6 महीने में 40,000 नहीं, अब मैं आपको सिर्फ 25,000 दूंगा। क्यों सर? वो 1 महीना था, ये 6 महीना था। तो ये जो वैल्यू कम होते जा रहा है ना, पहले 1 महीने में 10,000 कम हुआ, उसके बाद और 15,000 कम हुआ, तो ये जो वैल्यू कम होता है किसी भी चीज का, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। सो व्हेनेवर द वैल्यू डिक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। ये कमर्शियल कॉन्सेप्ट है। डेप्रीसिएशन मीन्स द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डेप्रीसिएशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उस चीज की वैल्यू कम होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो यहां पे भी वही हो रहा है, कार का वैल्यू डेप्रीशिएट हो रहा है। कितने % से डेप्रीशिएट हो रहा है? 10% से हो रहा है। उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। तो इसके लिए तुम लोग डिक्रीज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो विथ अ स्मॉल चेंज। क्या चेंज है? पहले डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है? डिक्रीज वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। ये अपना नॉर्मल सा सम था, डिक्रीज का फॉर्मूला था अपना। इसमें एक स्लाइड चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ये जो तुमने लिखे हो दिस इज रेज टू 1, दिस इज रेज टू 1, कुछ नहीं लिखा हो मतलब रेज टू 1 है। अगर वो लोग ने बोला है मुझे 2 साल के लिए डिक्रीज करना है कंटिन्यूअसली, पहले साल भी उतना कम करना है, दूसरे साल भी उतना कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? इंस्टेड ऑफ 1 मैं यहां पे लिख दूंगा 2। अगर वो लोग ने बोला 3 साल तक डिक्रीज कर रहा है, सो इंस्टेड ऑफ 2 मैं क्या लिख दूंगा? 3। 4 साल तक कर रहा है 4, सो रेज टू में चेंज करेंगे। क्लियर एवरीवन? और छोटा मोटा चेंजेस जैसे वर्डिंग में इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिक्रीज वैल्यू, तुम लोग यहां पे क्या लिख दोगे? डेप्रीशिएटेड वैल्यू। क्या लिखोगे? डेप्रीशिएटेड वैल्यू। और ओरिजिनल वैल्यू की जगह पे तुम लोग लिख दोगे क्या वर्ड यूज किया यहां पे? प्रेजेंट वैल्यू। तो जो वर्ड वो लोग ने यूज किया है, हम लोग ने उसी वर्ड्स को यूज करके एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिए। तो जो कॉन्सेप्ट तुमने पहले से पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ, उसके साथ फॉर्मूला भी आ गया अपना। करेक्ट? अब डेप्रीशिएटेड वैल्यू तो मुझे पता नहीं है क्योंकि वो 2 साल बाद मिलेगी। 1 माइनस कितना है? 10 अपॉन 100 रेज टू 2। क्यों 2? क्योंकि 2 years दिया है। अगर 3 होता तो मैं 3 लिखता। इनटू प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 6,50,000। डन? अब इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट, स्क्वायर पहले नहीं सॉल्व करना है, रेज टू 2 को वैसे ही रखो, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो। तो ये 0 गया, ये 0 गया। अब ये क्या हो जाएगा? शॉर्टकट अपना, यहां पे 10 माइनस 1 9 अपॉन 10 रेज टू 2 इंटू 650,000। अब ये रेज टू 2 को सॉल्व करो। रेज टू 2 का मतलब हुआ 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 6,50,000। अब ये 2 0 गए और ये 2 0 गए, क्या बचा? 81 इंटू 6500। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, विच इज योर फाइनल आंसर, द वैल्यू आफ्टर 2 years।
अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट सम. The population of the village increases by 7% every year. If the present population is 80,000, what will be the population after 2 years? लास्ट सम में डिक्रीज का किए थे, ये सम में इंक्रीज का पूछा है. तो पहला चीज इंक्रीज का फॉर्मूला लिखो. क्या था इंक्रीज वैल्यू का फॉर्मूला? इंक्रीज वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू. बराबर. अब इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आफ्टर 2 इयर्स बोला है तो यहां रेस टू 2 आ जाएगा. बराबर. इंक्रीज वैल्यू के जगह पे क्या आ जाएगा? द पॉपुलर, जो वर्डिंग यहां पे दिया है, क्या दिया है? ओरिजिनल वैल्यू के जगह पे आ जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन. इंक्रीज वैल्यू के जगह पे क्या आ जाएगा? इंक्रीज पॉपुलेशन लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स. पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स. बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ. क्या आएगा? 1 प्लस यहां पे x आएगा. x के जगह पे परसेंटेज, दैट इज 7 अपॉन 100 रेज टू 2 इनटू द प्रेजेंट पॉपुलेशन. प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? 80,000. अब इसको सॉल्व करेंगे. शॉर्टकट, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा. 107 अपॉन 100 रेज टू 2 इंटू 80,000. फिर 107 स्क्वायर है तो क्या करोगे? 107 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100 इंटू 80,000. ये 2 0 गया, ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल. अब बचा क्या? 107 इंटू 107 इंटू 8. सॉल्व करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि कितना पॉपुलेशन था. क्लियर विद दिस? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस exercise. Part 1 of the exercise is done. That is the second part of your chapter. Now in my next video I will be doing the difficult word problems from your second exercise. Clear everyone? Till then, bye, take care.